मैं सम्यक संबुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। जय भीम। आज यहाँ विद्वानों के बीच बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं इतना ज्यादा इतिहास पे नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से ज्यादा विद्वान यहाँ इस श्रेणी में और सामने बैठे हैं, लेकिन जितना मुझे समझ आता है वो बात मैं जरूर करना चाहूंगा। एक तो इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि जातियां और धर्म कहां से आया। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह भारत या भारत सब कॉन्टिनेंट में जातियां हैं, क्या दुनिया के देशों में जातियां हैं? दूसरा, जो धर्म है, इस धर्म की शुरुआत कहां से, धर्म आया कहां से? अगर इसकी रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा जाति और धर्म दोनों की रचना चालाक इंसानों ने की है, और उन चालाक इंसानों ने समाज को इस तरीके से बांटा है, समाज के संसाधनों को इस तरीके से बांटा है ताकि सब चीजों पर उनका कब्जा रहे, और वही हुआ। आखिर रोहित वेमुला या उन जैसे लोग शहादत क्यों देते हैं? अगर कुछ बच्चे बहुत मेहनत करके निचले स्तर से निकल के मेडिकल में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, और वहां उनकी लाख मेहनत के बाद भी कई कई साल लगातार उनको फेल किया जाए, और तो और इंटरनल में फेल कर दो, उसे मेन में बैठने मत दो, थ्योरी में पास हो जाए तो इंटरव्यू में फेल, जो होता है उसमें फेल कर दो, वाइवा में, तो बच्चे को इतना डिमोरलाइज कर दो, इतना डिमोरलाइज कर दो कि वह आत्महत्या करने को मत या फिर किसी लायक ना बचे। इस पे रिसर्च होना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज में पूरे देश में कितने बच्चे फेल हुए, किस सब्जेक्ट में हुए, थ्योरी में हुए या प्रैक्टिकल में हुए या वाइवा में हुए, और उन फेल होने वाले बच्चों की जातियां क्या है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। और इस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि हर साल यूनिवर्सिटीज के अंदर मेडिकल में और इंजीनियरिंग में कितने बच्चों ने सुसाइड किया, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी जातियां क्या थी और सुसाइड के कारण क्या थे, तो सारी की सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा एक चीज समझने की है कि जब से, पहली बात तो जो धर्मशास्त्रों में जिस समाज को सबसे निचले पायदान पे रखा और धर्मशास्त्रों में उसके पढ़ने लिखने पे बंदिश लगा दी, उसके संपत्ति अर्जित करने पे बंदिश लगा दी, और काम के बदले में पैसा नहीं मांग सकता, बचा हुआ खाना मिलेगा, सिर्फ 18-18 घंटे काम लेना और काम के बदले में बचा हुआ रुका सूखा खाना देना, क्योंकि अगर रुका सूखा भी नहीं दिया तो मर जाएगा, मर जाएगा तो उनके घर में सेवा कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा, चाकरी कौन करेगा, उनके खेत में मजदूर का काम कौन करेगा। इसलिए मरने नहीं देना है, उसको रुका सूखा खाना देना ताकि वो जिंदा रहे। वो कौन लोग हैं जिनका देश की पूरी कृषि की भूमि जिनके पास है? वो कौन लोग हैं देश की इंडस्ट्रीज जिनके पास है? वो कौन लोग हैं प्राकृतिक सभी प्रकार के संसाधन खनिज पदार्थ जिनके पास है? ये खेत की जमीन, प्राकृतिक संसाधन, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? अगर नहीं तो कुछ ही लोगों के इसके मालिक क्यों? और जिसको चौथे पायदान पर रखा वो मालिक क्यों नहीं? खेत की जमीन में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? और तो और जब हमें पढ़ने लिखने के दरवाजे हमारे लिए खुल गए, और ये जो
रिप्रेजेंटेशन हमें बाबा साहेब ने बल्कि दिलाया क्या कहूं, अगर सही महीने में 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चर्चा हो जाए। ये राउंड टेबल क्या थी? इसमें देश के सभी जाति धर्म के लोगों को अंग्रेजों ने जाने से पहले मौका दिया कि आप भाई अपनी बात रखो, और वहां बाबा साहेब ने अपनी बात रखी कि भाई आप तो जाने वाले हो, हम लगातार इस देश के मूल निवासी होकर 4000 साल से गुलाम हैं, क्या आपके जाने के बाद भी हम गुलाम रहेंगे? आप जा रहे हो, कम से कम हमें भी तो आजाद कर दो। उसके बदले में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा। अंग्रेज लोग कन्विंस हुए और उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि हाँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपको मिलना चाहिए। और सभी जाति धर्मों की स्टडी के लिए जब उन्होंने साइमन कमीशन भेजा, सब लोग उसके खिलाफ हो गए, और जो अंग्रेजों ने बाबा साहब का सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को एक्सेप्ट किया, उसके विरोध में गांधी जी अनशन पे बैठ गए। और वो स्थिति आ गई कि गांधी जी की जान जाने वाली थी। बाबा साहब पे इतना दबाव बना दिया कि अगर गांधी जी की जान चली गई तो तुम्हारी पूरी कौम को कत्ल कर देंगे। मजबूरीवश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा, बड़े दुखी मन के साथ समझौता करना पड़ा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन जिसे आज रिजर्वेशन कहते हैं, ये जबरदस्ती दिया गया, मांगा नहीं था। जो तुमने दिया, जो बाबा साहब की मेन डिमांड को खत्म करके तुमने दिया, आज उसको छीनने की साजिश क्यों? तो 1993 के अंदर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 9 जज बेंच का जजमेंट आया, आज उस बेंच की उस जजमेंट को खत्म करने की साजिश क्यों? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गोलकनाथ के केस से लेके केशवनंदन भारती के केस से, मिनरवा मिल केस से लेके, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से तय किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, आज तुम उसको बदलने चले हो। तो मैं कोई भी बात ऐसी जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने बोली वो रिपीट नहीं करूंगा, जो बाकी साथियों ने बोली मैं वो भी रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारी बात उन्होंने बोल दी, मैं भी बोलूं टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा विरोध क्यों, इस तरह के अमेंडमेंट्स क्यों, हमारे लोगों को काबिल होने के बावजूद फेल करना क्यों, उन्हें आत्महत्या पे मजबूर करना क्यों? इसकी जड़ में एक ही चीज है कि जो लोग लगातार हमारे 4000 साल से गुलाम रहे, जिनकी मां बहनों की इज्जत हम जब मर्जी लूट लेते थे, जिनके घरों में हम जब मर्जी आग लगा देते थे, जो लोग काम के बदले में कभी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करते थे, इनके अंदर हिम्मत कहां से आ गई? तो उन्हें समझ आया ये हिम्मत, इनको जो स्कूलों में पढ़ने लिखने का मौका मिल गया और इनको नौकरियों में रिजर्वेशन की वजह से आने का मौका मिल गया, इससे इनके बीच थोड़ा सामर्थ्य आया, इससे इनको बोलने की ताकत आ गई। वही उन्होंने तय कर लिया कि इनका जिस ताकत से इनको बोलने का मौका मिला है, उसी ताकत को खत्म करना है। इस प्रजातंत्र में वोट की राजनीति के चलते वो ये जानते थे कि रिजर्वेशन को खत्म करना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया, ऐसा रास्ता निकाल दिया कि हमें चारों तरफ से बर्बाद करके रख दिया और हमारे सारे सांसद सोते रहे, कोई भी उस वक्त विरोध न कर पाया। कैसे किया? अब से 40-45 साल पहले जब हम और आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो तब अमीरों के बच्चे भी सरकारी में पढ़ते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे। टीचर पक्षपात इतना करता था कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? रतनलाल। अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? मृत्युंजय शर्मा। आगे बैठ जाओ। इतना पक्षपात तो होता था, लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। तो जो हमारे इनके जैसे लोग मेहनत मशक्कत करके आगे निकल जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम ये अब सरकारी स्कूल बंद तो नहीं कर सकते, और जैसे धर्मशास्त्रों के आधार पर पढ़ने लिखने पे बंदिश थी, दोबारा वो बंदिश तो नहीं लगा सकते।
तो उन्होंने बहुत सोच समझ के उसी जनेऊ कनेक्शन के थ्रू उसी नागपुर जो उनकी राजधानी है वहां से थिंक टैंक में सोच विचार करके रास्ता निकाला कि भाई सरकारी स्कूल तो बंद नहीं कर सकते, प्राइवेट खोलने से तो नहीं रोक रहा कोई। एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों के स्तर को जानबूझ के गिराते रहे और प्राइवेट स्कूल एक के बाद एक के बाद खोलते चले गए। मिडिल दर्जे के प्राइवेट स्कूल की एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सभी प्रकार के खर्चे को जोड़ ले तो एक बच्चे की एक साल की पढ़ाई पे खर्च आता है 1 लाख से ज्यादा। सब परिवार में कम से कम अगर 2 बच्चे मान ले तो 2 लाख तो केवल पढ़ाई का खर्चा। वो लोग ये जानते हैं कि अगर इतना हम कर देंगे, इनमें से 99% ऐसे लोग हैं जो ये 2 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके पूरे परिवार की इनकम साल की 2 लाख रुपया नहीं है। इस तरीके से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया। लेकिन ये लोग यहां भी ना रुके, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। उसके बाद वो ले आए नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को फेल मत करो, 1ली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। 1ली से 8वीं तक ऐसे ही पास होकर कुछ सीखा ही नहीं, बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आई, 9वीं में जाकर फेल, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं। और कानून बना दे जो 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। ये बहुत बड़ी साजिश है। तो एक तरफ तो इन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते को इस तरीके से बंद कर दिया, और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से हम नौकरी में आ जाते थे, धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। 1990 के आसपास ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, और तो और पिछले से पिछले पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दिया, सब कुछ आउटसोर्स। आज डायरेक्टर तक की पोस्ट, क्लास 1 पोस्ट पे भी डायरेक्ट ठेके पे भर्ती हो रही है। यानी जहां ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई, वहां रिजर्वेशन बिना करे अपना आप खत्म। तो इन्होंने क्या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को खत्म नहीं कर दिया? क्या उस वक्त हमारे सांसद नहीं थे, हमारे एमएलए नहीं थे? उनकी आंखों के सामने इन्होंने खुलेआम हमारा कत्लेआम कर दिया, और संविधान को, बेसिक स्ट्रक्चर को तो उन्होंने तभी खत्म कर दिया। यह भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते को इनडायरेक्ट तरीके से बंद कर दिया, और साजिश यहीं पे नहीं रुकी। उसके बाद एक के बाद एक साजिश रची जा रही है कि भाई इनके पास जो बोलने की ताकत है, इनकी बोलने की ताकत खत्म कर दो, इनको इतना डिमोरलाइज करो। क्योंकि ये जो बोलना इनको है पढ़ने लिखने से आया है, इन्हें इतना डिमोरलाइज करो, या तो सुसाइड करें, या पागल हो जाए, या घर बैठ जाए पढ़ाई छोड़ के। यानी चारों तरफ से ये हमले हैं, और इसमें ये लास्ट अब हमला जो 10% के नाम पे बेवकूफ बनाने का, जो संविधान बदलने की जो साजिश रची है। क्योंकि आज तक ये वर्षों से कहते आए, आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत जी ने कहा था हम जातिगत आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं, हम इसको आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब इनडायरेक्ट तरीके से ये रास्ता इन्होंने आर्थिक आधार का शुरू कर दिया। अगर कल को भी ये कहने लगे भाई गरीब गरीब है, सब कहेंगे हाँ जी गरीब तो सब गरीब है, और कहना भाई सब गरीबों को हम 60% आरक्षण दे रहे, 8 लाख तक की सीमा कवर। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा कर दिया कल को, क्या हमारा एक भी आदमी आ पाएगा? क्योंकि 8 लाख तक की सीमा में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कवर कर दिए। जितने सरकारी नौकर को छोड़ दो, तो बाकी लोग क्या इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल करते हैं? उनकी रिटर्न जो फाइल होती है उसमें सच अपने पता लग जाएगा। जो करोड़ों अरबोपति लोग हैं, लाखों रुपए महीने का किराया आ रहा है, वो सारे इसमें कवर हो गए। इसमें फिर गरीब, हमारा कोई गरीब समाज का आदमी इसमें नहीं आ सकता। तो ये जो एक बहुत बड़ी साजिश है, ये बिल्कुल नोटबंदी की तरह मोदी जी ताना शासन सके सब जानते हैं, और वो सारे निर्णय अंधेरे में रात को चुपके से लेने के आदी है। दुखद यह है कि उनके निर्णय के खिलाफ जो आवाज बुलंद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, सड़क पे तो उतरना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अगर आपको अपने अधिकार की रक्षा करनी है, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार खत्म ना हो,
तो सड़क पे तो हमें उतरना ही उतरना पड़ेगा और 2019 में मोदी जी को वापस गुजरात भेजना पड़ेगा। अगर ये दोबारा आ गए तो याद रखना, जो साजिश एक एक करके वो सही करें, ट्रायल करके देखते हैं कि इस पे लोग क्या करते। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट आया, उसको रिटायर होते ही एनजीटी का चेयरमैन बना दिया जज साहब को, गोयल साहब को। ये बहुत बड़ी साजिश है, इनाम दे देते तुरंत ऐसे जजेस को। तो वो जजमेंट जानबूझ के दिलवाया गया, चेक करना चाहते थे कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो एक्ट को खत्म करना चाहते थे। इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के जजमेंट के खिलाफ 2 जज बेंच की जजमेंट आकर वो लागू हो गई। ताजुब देखिए, 5 जज बेंच की जजमेंट को ओवररूल कर दिया 2 जजों ने, जो संभव नहीं है। वो तो 2 अप्रैल भला हो, समाज के सभी लोग, सभी SC ST OBC के लोग एकजुट हो गए और इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी संगठन के कॉल पे कर दिया। उसमें हमारा मुस्लिम ने, बैकवर्ड ने बहुत साथ दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमला इधर ही नहीं है, ये तो अल्टीमेटली गर्दन सबकी कटनी है। इसके पीछे एक षड्यंत्र हो रहा है, वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 90% मुस्लिम मूल निवासी है, 100% ईसाई मूल निवासी है, 70% सिख मूल निवासी है, सिख लीडर सिख, आदि धर्मी सिख, नामधारी सिख, ये सब क्या है, सब मूल निवासी हैं। इसीलिए हमला या तो सिख पे होगा, या मुस्लिम पे होगा, या ईसाई पे होगा, या दलित पे होगा, बाकी पे हमला क्यों नहीं होता? हमारी जान इतनी सस्ती क्यों? हमें अपनी जान की कीमत समझनी पड़ेगी और बाबा साहब का चलाई हुई मिसाल को अपने खून से हमें सींचना पड़ेगा, वरना हम मिट जाएंगे। लेकिन हम मिटने के लिए तैयार नहीं है। ये दोबारा मनुस्मृति लाकर दोबारा हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको गुलामी स्वीकार है? भाई हम तो गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, मरने में मर जाएंगे, लड़ेंगे, मुझे पता हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। बात हो रही है शहीद रोहित वेमुला का, और जैसे अभी सुरेंद्र ने बताया कि हम शहीद उनको कह सकते नहीं कह सकते, इसको लेके भी कई लोग प्रश्न आ रहे हैं। मुझे लगता है वो अलग बहस है, वो यहाँ इस मंच में शायद वो बहस करना सही नहीं होगा। लेकिन ये जो बात है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का, जो हम बात करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंस्टीट्यूशन के अंदर में, और जो इंस्टीट्यूशनल कि ये सुसाइड नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, एक तरह का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो दबाव था, जो चाप था, जो षड्यंत्र था, उसके चलते उनका जो एक मर्डर हुआ है, इसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर, एक प्रैमेनिकल इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा इसमें गौर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। वो ये कि जैसे आज तो यहाँ बहुत ही हम लोग सजग लोग बैठे हैं, ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग होके, प्रोफेसर होके, मंत्री होके बैठे हैं, और आप लोग भी यहाँ रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स वगैरह हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूं कि बावजूद इसके कि हम इतना सजग होके आज यहाँ बड़े बड़े बात भी रख रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का जो सवाल है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म सवाल है। ये आप सिर्फ आंकड़ा देख के कि भाई कितने ब्राह्मण आए, कितने कौन आए, दलित आए, कितने ओबीसी आए, ये जो आंकड़ा, जो नंबर, जो स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ उससे मुझे लगता है कि ये आप बहुत सारा दलित आ गए, बहुत सारे ओबीसी आ गए, बहुजन वर्ग से काफी लोग आ गए इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, उससे मुझे लगता है कि ये संदेशा है कि हम लोगों को ये जो आंकड़ा, ये एक फिक्सिटी है, एक नंबर्स को लेके कि अपना संख्या बढ़ाना अंदर में, क्योंकि आप अंदर तो आ गए, लेकिन अंदर का जो शैक्षणिक जो ढांचा है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का कोर्स कंटेंट आपने कभी देखा है? क्या पढ़ाई होती है? आ तो गए अंदर में, एडमिशन तो मिल गया, लिस्ट में आपका नाम है, और हॉस्टल भी मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल गया, चलिए सब कुछ मिल गया। अभी
लेकिन क्या शिक्षा दिया जा रहा है? तो आज मैं देख रहा था, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये जो यहाँ तरह तरह का जो क्या बोलेंगे इसको पोस्टर्स लगा है, और मैं देख रहा था यहाँ पे नारायण गुरु है, यहाँ पे कबीरदास, सत श्री कबीरदास महाराज है, और तरह तरह है, बुद्धा है, काफी सारे लगाया हुआ है। कबीर साहब का जो शिक्षा है, कबीर साहब का शिक्षा, क्या मैंने कभी कबीर साहब का जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान, क्या मैंने स्टूडेंट्स को बांटा आज तक? क्या मुझे वो ज्ञान बांटने का अधिकार है? क्या मेरा जो कोर्स कंटेंट है, क्या मेरा जो लेक्चर्स होता है क्लास में, क्या मैं वो पढ़ा सकता हूं? दलित बहुजन आदिवासी का जो ज्ञान है, क्या वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम के अंदर में आया है कि नहीं, ये बताइए पहले। आप बोलते हैं रिजर्वेशन दो, हमको अंदर जाने दो, हम भी पढ़ के ऑफिसर बन जाएंगे। मुझे लगता है वेमुला को उनका चिट्ठी लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं, उनकी चिट्ठी से आपको क्या लगता है? सिर्फ चूंकि आज बीजेपी सरकार है तो आप बीजेपी में नहीं है तो आप इनको विरोध करके रोहित वेमुला का यूज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ आज का जो 10% इन्होंने एक कुचक्र करके जो इन्होंने 10% का जो रिजर्वेशन लाया, इसको पर्दाफाश करने की जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये करके कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से नहीं ये खेल शुरू हुआ है। और ये सोचिए कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन के लिए लड़े, कौन उन्होंने, अगर वो वहीं पे अगर रुक जाते तो फिर बात अलग था। तो फिर मैं जो बोल रहा हूं ना, ये नहीं होता। ये आपको आप रिजेक्ट कर सकते हैं मैं जो बात हूं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म क्यों उन्होंने अपनाया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर में आप कितना ही रिप्रेजेंटेशन क्यों ना ले लें, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। आप कितना ही ऑफिसर बन जाए, कितना ही नौकरी कर ले, देखिए बहुत सारा दलित एट्रोसिटीज जहां हुआ ना, वहां पे बहुत सारा जगह में लोकल एमएलए भी कई सारे जगह में दलित कम्युनिटी से थे, आईपीएस ऑफिसर भी दलित कम्युनिटी से थे, कई सारे ऐसा जगह हुआ, फिर भी दलित एट्रोसिटी हो रहा है। यानी कि बाबा साहब जो कन्वर्सन जो उन्होंने किया, वो सिर्फ जो आप और मैं जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, ये जो थोड़ा एजुकेटेड जो लोग बन गए बहुजन समाज के अंदर, सिर्फ उनका बात नहीं है, उसके बाहर जो इतने जो लोग हैं जो नहीं आ पा रहे, यहां तक भी रिजर्वेशन करने के लिए भी नहीं आ पाते हैं, तो बाबा साहब ने उनके लिए भी एक धर्म परिवर्तन के जरिए एक उनको एक पहचान, एक चिनारी, एक उनको अस्मिता दिलाई। मुझे लगता है कि हम लोग कई बार चूंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर में रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये यहां तक आने का जो अधिकार है ये पूरे दलित बहुजन समाज को ये उपलब्ध है, ये नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज चूंकि हम इनका स्वागत मना रहे हैं रोहित वेमुला का, मुझे लगता है कि उस क्षण जब ये अपने आप को शांत कर रहे थे, इस दुनिया को छोड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक नैरो एक पर्सपेक्टिव से, एक संकीर्ण ढंग से कि भाई हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें और शेयर दो, सिर्फ ये बात नहीं है। आप इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को उस ढंग से आप नहीं देख सकते हैं। और मुझे याद है कि जब ये जिसको कार्टून कंट्रोवर्सी कहते हैं, एनसीईआरटी के किताबों में वो जो कार्टून को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, मुझे लगता है कि ये 2008-2009 होगा। उस टाइम हम में से बहुत सजग प्रोफेसर लोग चीज को पकड़ नहीं पाए। उनको लगा कि नहीं, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लिखने वाले तो बहुत ही प्रोग्रेसिव वामपंथी टाइप के लोग हैं, तो उन्होंने तो अंबेडकर को पहली बार हिंदुस्तान के जो सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, बाकी सिलेबस में पढ़ाना तो उन्होंने शुरू किया। तो अगर उन्होंने कार्टून डाला तो शायद उन्होंने ये एक डिस्क्रिमिनेशन के तहत उन्होंने नहीं किया तो सही था। हो सकता है सब्जेक्टिवली, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने शायद कॉन्शियसली
दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए वो कार्टून तो नहीं डाला, क्योंकि उस कार्टून में ये था कि पंडित नेहरू अंबेडकर एक ये बन गए थे उसमें, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्टोइज तो नहीं, Nehru is trying to. तो नेहरू, तो उसमें यह था कि अंबेडकर को ये बोल रहे हैं कि तुम स्लो चल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, तुम स्लो चल रहे हो। ये कार्टून निकला था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। तो वो पंडित नेहरू अंबेडकर को बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा प्रॉड कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं तो प्रॉड हिम कि यू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फास्टर, इट्स यू गोइंग स्लो। अब वो कार्टून जो उस टाइम छपा था वो रिप्रोड्यूस करके एनसीईआरटी का किताब में था। अब ये बताइए, जो मैं जो पॉइंट बता रहा था आपको कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, जब हम उस टेक्स्ट को क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे पहले एक वक्ता ने बोला कि भाई तुम शर्मा कास्ट का हो तो तुम पहले बैठ जाओ, जो दूसरा कास्ट से हो तो तुम पीछे बैठो। वो तो नहीं हो रहा है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, एचयू में शायद नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन तरह तरह के ढंग से हो रहा है। और इसमें यह बात नहीं है कि इनके चलते हो रहा है या ये कॉन्शियसली कर रहे, बात वो नहीं है। मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि ये एक सीरियस गैदरिंग है और आज का ये सीरियस माहौल है, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल ही इंस्टीट्यूशनल जो फोकस हम रखते हैं उससे थोड़ा हटके, मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया कि ये जो पूरा यहाँ लगाए हैं, ये जो हमारे संतों का जो यहाँ पोस्टर लगाया है, ये सिर्फ पोस्टर नहीं रह जाए। मैं तो कह रहा हूं, अभी तो मैं वो क्रिटिकल थ्योरी करके पेपर पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और सुकुमार को पता है उसमें जैसे कार्ल मार्क्स पढ़ाते हैं, उसमें काफी रेडिकल थिंकर्स वगैरह है। तो मुझे एक बार लगा कि मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, और मैं गौतम बुद्ध को एज अ क्रिटिकल थिंकर क्यों नहीं पढ़ा सकता हूं। ये मैंने खुद को प्रश्न किया। तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि हो सकता है कि मैं भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन मतलब मैं किसी को चांटा मारूं या किसी का हाथ से पानी छीन दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। डिस्क्रिमिनेशन तो तरह तरह से होता है। आप दलित समुदाय से होते हो भी, हो सकता है आप भी इसी एक नॉलेज सिस्टम, मुझे लगता है कि वीरामनी भाई पता नहीं कहां चले गए, वो भी शायद आई स्टैंड इंडिकेट दिस कि हमें नॉलेज सिस्टम को बदलना है। हम कबीर साहब के नीचे यहां खड़े हैं तो ये क्या सिर्फ कोई पोस्टर है, शाहरुख खान तो नहीं है ना, ये हमें इसके भी जिक्र करना चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने जो कन्वर्सन किया उसका मैसेज, मेरा अपना पर्सनल रीडिंग ये है, मैं ये मानता हूं कि वो हमें इंगित कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्ट्रक्चर्स जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास तबका घुसता है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दलित बहुजन समुदाय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जिस ढंग का डिस्कोर्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, और जो छोटा सा तबका जो एजुकेटेड होके यहाँ तक पहुंचा, सिर्फ उसके बीच में ये बात हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रोहित वेमुला का जो उनका जो स्टेप था खुद को शांत करने का, मुझे लगता है कि उन्होंने उस तरफ इंगित किया है हम लोगों को। वो बहुत ही डीप लेवल पे इस चीज को फील किया है उन्होंने। अगर सिर्फ वो सोचते कि नहीं, चूंकि मुझे हॉस्टल नहीं दिया गया, चूंकि मुझे फेलोशिप नहीं दिया गया, इसलिए मैं खुद को शांत करता हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग होगा। वो बहुत ही डीपली सोच के इससे जो एम्प्टीनेस का जो बात करते हैं कि आई एम नॉट जस्ट हर्ट, आई एम एम्प्टी, ये खालीपन जो है, खालीपन सिर्फ कुछ सहूलियत, कुछ एक राइट्स नहीं मिला तो खालीपन ये नहीं है, एक डीप सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है। मुझे लगता है कि उस तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए। और यही बात कहते हुए मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। मैं फिर आप सबको शुक्रिया करते हुए मैं आप सबको जय भीम करके मैं